डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का इस पे एक हम इसका रद्द अमल ले लें कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब बेसिकली आरिफ हबीब साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत का मरीज़ जो है वो आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट में था, उसको लगा है ग्लूकोज वगैरह, अब वो उठ के सांस ले रहा है, हाथ पांव हिला रहा है, तो इसी तरह से इसको देखना पड़ेगा। देखिए, आरिफ साहब ने जो प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बातें की वो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक बड़ा एफिशिएंट सेक्टर है और वो सेवर सेक्टर है, बहुत सारी सेविंग करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर के अंदर, मतलब हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो 2100 अरब का नुकसान कर देती हैं। अब कितना टैक्स निचोड़ेंगे हम प्राइवेट कर रही हैं? पहले एक ज़माने में तो कर रही थी। देखिए, अगस्त 2018 की फिगर जो है, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, उस वक्त इनका मजमूई नुकसान 1300 अरब का था। अब कितना है? अब 2100 अरब का। 2100 अरब कैसे हो गया? स्टेट बैंक ने दिया। बढ़ कैसे गया है? 800 अरब का इजाफी नुकसान हुआ है पिछले साल भर में। सर्कुलर डेट की फिगर जो हमें पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी थी अगस्त 2018 में, वो 1100 अरब की थी। इन्होंने क्या आज ये 1700 अरब की है। क्या गलत किया? इन्होंने गलत कुछ नहीं किया, इन्होंने वही कुछ किया जो पुरानी हुकूमतें करती आ रही थी, उसी तरह नुकसान आगे बढ़ते रहे। देखिए, हमें इशू ये है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत बड़ा डिससेवर है। जो प्राइवेट सेक्टर है जिसको आरिफ हबीब साहब रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेशुमार पैसे बचाता है, पैसे बनाता है, उसका सारा नुकसान हम पब्लिक सेक्टर में आगे कर देते हैं। इन लोगों से टैक्स उठाते हैं और डबो देते हैं पीआईए के अंदर और पाकिस्तान स्टील के अंदर और पाकिस्तान रेलवेज के अंदर। इन लोगों से टैक्स उठाते हैं, आपकी जेब से टैक्स उठाते हैं और डबो देते हैं हम सर्कुलर डेट के अंदर। इन सब लोगों से टैक्स उठाते हैं, हम चोरी कर देते हैं, गैस के अंदर कोई 19-20% की चोरी कर देते हैं, कोई $2 बिलियन का वहाँ पे खसारा कर देते हैं। फोकस जब तक हम अपने डिससेवर के ऊपर नहीं करेंगे, जो हुकूमत नुकसानात कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी एफिशिएंट। प्राइवेट सेक्टर को हम थोड़ी सी अगर बिजली कंपैरेटिव दे दें, अगर बांग्लादेश और इंडिया और चीन के मुकाबले में इनको बिजली फराहम कर दी जाए, तो ये हमारी जो एक्सपोर्ट नीचे गिरी हुई हैं, इनको उठा के ये 25-30 बिलियन पे ले जाएंगे। तो मेरा इशू ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर के साथ आपका इशू है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ये सवाल इसलिए बहुत अहम है, मुझे एहसास है कि बहुत ज़्यादा लोग मईशत पे होने वाले प्रोग्राम्स को बहुत गौर से ना देखते हैं, ना सुनना चाहते हैं। जो सियासी हड़बोंग है उस पर लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो मईशत के धागे से लटका हुआ है। 16 माह गुजर चुके हैं। जैसा कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने कहा कि 12-13 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं इन 16 माह में। अगर हुकूमत इंडस्ट्री को एक्सपैंड नहीं कर सकेगी, अगर नई जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी और अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो फिर हुकूमत कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना करे, कितना ही लोगों को क्यों है ये बताए कि हमारी नीयत बड़ी नेक है, हमने बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली थी। हुकूमत की सियासी मुश्किलात, उसकी हुकूमत की जो गैर मकबूलियत है, जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है, उसमें बहुत कमी आएगी, हुकूमत अनपॉपुलर होती चली जाएगी। इसी हवाले से हम डिस्कशन को जारी रखते हैं एक ब्रेक के। नाज़रीन, वेलकम बैक। 2020 में पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी इकॉनमी की डायरेक्शन क्या रहेगी? क्या ये इकॉनमी और जो बिजनेस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो नई जॉब्स क्रिएट कर सकेगा? क्या लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी? क्या उनके लिए काम निकलेगा? ये बुनियादी सवाल है। और इमरान खान साहब की हुकूमत का जो सियासी मुस्तकबिल है 2020 में, वो बिजनेस और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। अकील करीम देदी साहब, जो कि चेयरमैन है एकेडी ग्रुप के, उन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है। एकेडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है ये जो स्टॉक मार्केट की 2 दिन की रैली है, ये क्यों हो रही? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की रैली के तो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। हमारे यहाँ हुआ ये था कि पिछले दिनों मार्केट काफी ज्यादा गिर गई थी और उसी की वजह से जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी अपनी बुक पे लॉस ले लिया था। उसमें बैंकों के भी इन्वेस्टर है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो पिछला लॉस जून में उन्होंने बुक किया था। अब जाहिर बात है कि मार्केट ने एक अच्छी रैली बनाई थी और उस रैली में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो क्लोजिंग जब आई तो क्लोजिंग पे लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया, ताकि वो जो लॉस बुक किया था वो लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। अच्छा, अब जब वो उन्होंने लॉस बुक कर लिया, इसके बाद नया साल शुरू हुआ तो नई इन्वेस्टमेंट काउंट होती है, तो उन्होंने नई इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। तो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी काफी एक्टिव थे 2 दिन में। ठीक है। और जाहिर बात है कि हमारे यहाँ फ्लोट बहुत ज्यादा नहीं है, फ्री फ्लोट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट अभी भी बहुत चीप है। अगर निस्बतन आप पीछे जाए तो क्या ये जो ट्रेंड है ये आपको आगे बढ़ता नजर आता है या बस 2 दिन का ट्रेंड था? नहीं, ये 2 दिन का नहीं है। मार्केट में परफॉर्मेंस आ सकती है।
उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पहले हमारी इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी काफी बड़ी थी। हाँ। इस गवर्नमेंट ने उसको किल कर दिया। अब जाहिर बात है कि प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी नहीं जा सकती। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था इस गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी मुश्किलात भी आई। लेकिन एक बात तय है कि अब लोग ग्रे मार्केट में नहीं जाएंगे। अब मार्केट जो भी ट्रेड करेगा वो ऑफिशियल मार्केट में ट्रेड करेगा। अच्छा, इक्विटी मार्केट के बारे में 100% मैं सीधी बात करूं ना कि 16 माह गुजर चुके हैं और 12-13 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, उनकी जॉब्स चली गई हैं। क्या अगले चंद माह में ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस का साइकिल और ये हुकूमत मिलके लोगों को जॉब्स दे पाएंगे या फिर वही सूरत हाल रहेगी? मैं आपको बता दूं इसके बारे में। देखें, गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है एनर्जी पे। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की एनर्जी बहुत महंगी है और इस एनर्जी में लोगों का सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप्स लेना होगा कि ये जो इशू है जिसको अभी तक किसी ने फोकस नहीं किया, ठीक, उसको अगर आप इसी तरह रेट बढ़ाते गए बिजली के तो ये कोई तरीका नहीं है। आप इसमें जो खामियां हैं, उसमें कोई गलतियां हैं, जो आपकी ग्रिड से बिजली लोग खरीद नहीं रहे, उनकी तादाद को बढ़ानी पड़ेगी। अगर ग्रिड से बिजली 12,000 मेगावाट जाएगी और इंस्टॉल कैपेसिटी 37,000 है तो आपका मसला हल नहीं होगा। अब आपको ग्रिड से बिजली बेचनी ज्यादा पड़ेगी। अगर आप 12,000 बेचते हैं तो आप 24,000 पे चले जाएंगे तो आप कंफर्टेबल होंगे। 27,000 पे जाएंगे तो और ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और उसके बाद आप लोगों को रेट कट भी दे सकते हैं। ठीक। लेकिन मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि इनकी मुश्किलात खत्म हो गई है। दूसरा, फिर इंटरेस्ट रेट को कम करने की जरूरत है। अभी हमने देखा है, आपने तो दावा करके रखा हुआ है कई माह से कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। आज गवर्नमेंट ने सेविंग स्कीम के रेट कट किए हैं। आज तो ये प्रूफ हो चुका है, आपके पीआईबी के रेट गिरे हुए हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट अभी गिरने चाहिए। जरा रुक जाए। सराज कासिम तेली साहब, एक और पुरुमीद शख्स ने हमें ज्वाइन कर लिया इस डिस्कशन में। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या हुकूमत एनर्जी रेट्स को पे काबू कर पाएगी? क्या इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे? देखिए, मैंने अभी शुरू में भी ये कहा था, अकील ने भी यही बात की है। देखो, जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखिए, कराची में 7 इंडस्ट्रियल जोन है, इसमें 16,000 इंडस्ट्री लगी हुई है। इसमें 40% 35% एक्सपोर्टर्स भी है। अब इन सबको अगर आप एक्सपोर्टर्स को हटा भी दो तो बाकी इंडस्ट्री भी मौजूद है। अब उसको आप गैस नहीं दे रहे, गैस के रेट हाइक पे हाइक करे जा रहे हो, महंगे करे जा रहे हो और इसके बाद बिजली महंगी करे जा रहे हो। अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप ऊपर ले जा रहे हो और साथ साथ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडस्ट्री लग जाएगी। जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई थी 7-8% सोच के या कैलकुलेट करके, आज वो फंस गए। अब नए लोग कैसे आएंगे? बीएमआर कैसे करेंगे? मॉडर्नाइजेशन कैसे करेंगे? और ये बात मैं आपको कहूं कि ये 16,000 इंडस्ट्रियां है, 70% टैक्स कराची से जाता है और ये आस्ते आस्ते कराची को नुकसान हो रहा है। और ये मैं समझता हूं अगर कराची कलेप्स हो गया तो पूरा पाकिस्तान कलेप्स हो जाएगा। ये जब तक गैस की सप्लाई तो ठीक करे ना। अब गैस में वो पॉलिटिकल झगड़ा अलग है, कानूनी झगड़ा अलग है। 158 के तहत इतनी गैस मौजूद है कि सिंध को तो दे दे। आप सिंध इस चक्कर में कि सिंध को कम दे, इधर दे उधर दे, आपने पूरे मुल्क को खराब कर दिया। और फिर अगर नहीं मानते लोग तो पीछे से आप गैस का प्रेशर कम कर देते हो। मैं आपके साथ हूं, इस तरह तो नहीं चल सकता। मैं आपके साथ हूं कि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगी। ये तो, लेकिन आपने मसलों की तो निशानदेही कर दी है। आप ये तो नहीं बता पा रहे कि हुकूमत ये कैसे कर सकती है, कैसे करे, क्या इकदाम उठाएं? क्या सिंसेरिटी की कमी है, निकम्मे हैं, समझ नहीं आती। सिंपल है, मुझे 1 मिनट और दे दे, मैं आपको रास्ता बताता हूं। सबसे पहला काम हुकूमत ये करे कि कॉन्स्टिट्यूशनली 158 के हिसाब से सिंध की गैस जो है वो सिंध को दे दे, तो कम से कम सिंध की इंडस्ट्री चलने लगेगी। और एलएनजी आरएलएनजी इंपोर्ट करते हैं वो दे बाकी मुल्क को, उस हिसाब से इंपोर्ट करे। वो इंपोर्ट भी सही नहीं कर रहे। देखो ना, ये मिसमैनेजमेंट है।
ये हुकूमत मिसमैनेजमेंट को ठीक कर ले गैस में। इसी तरह बिजली में अकील ने जो अभी आके कहा महंगी कर रहे हैं, अब आप एक बिजली की चोरी रोकते नहीं है, आप महंगी करे जा रहे हो। आप चोरी रोको, आपने नैब और हर चीज को एक्टिव किया हुआ है, ये चोरों के पीछे लगाओ जो बिजली की चोरी करते हैं। हाँ। तो चोरी बंद होगी तो बिजली का रेट नहीं बढ़ेगा। आरिफ हबीब साहब, तरीके तो है ना, ये मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, हुकूमत के हालात ही बड़े खराब थे, मिसमैनेजमेंट है, मगर दूसरे लोग उसे क्या गाइड करते हैं मुझे नहीं पता। जी आरिफ हबीब साहब, बातें तो अच्छी करते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन होता कुछ नहीं। जी, आई थिंक ऐसा नहीं है अभी, बल्कि हमने बहुत सारी, आपको तो पता है डॉक्टर हाँ, बहुत सारी जो मीटिंग्स की थी हमने बिजनेसमैन ने, और उसमें कोई 4 इश्यूज पे कंसेंसस हुआ था। और वो कंसेंसस ये था कि नैब का मसले को जो है वो हल किया जाएगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए, रिफंड्स के मसले को हल किया जाएगा, एक्सेल लोड के मसले को हल किया जाएगा, और रियल एस्टेट पे फिक्स टैक्स जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा।